बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमा जी। मंच पर और सभागार में उपस्थित सम्मानित शिक्षक साथी और मित्रों, सबसे पहले मैं देर से पहुंचने के लिए माफ़ी चाहता हूं, आपको इंतज़ार करना पड़ा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हालांकि मेरी जिज्ञासा थी कि आधुनिक काल से पहले अलग अलग कालखंडों में पर्यावरणीय बोध को कैसे देखा गया, उसके बारे में जानकारी मिल सकती तो अच्छा होता। अगर रिकॉर्डिंग है तो मैं वो ज़रूर देखूंगा, क्योंकि जिन विमर्शों के बारे में मैं बात करने वाला हूं उनमें तो पर्यावरणीय बोध जैसा कहा गया कि बहुत अच्छी प्रकार प्रकट हुआ है, लेकिन उससे पहले पर्यावरण के बारे में क्या चेतना थी, ये जानना निश्चित तौर पे आप सबके लिए दिलचस्प रहा होगा। जो पर्यावरणीय बोध की अवधारणा है वो मेरे ख्याल से जब हम बहुत सारे संकटों से गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पर पिछले 20-30 वर्षों में जिस तरह की समस्याएं हमने झेली हैं, उसके परिणाम स्वरूप दुनिया भर के लोगों को महसूस होने लगा कि अब हमको इस धरती की चिंता करनी पड़ेगी। इसको नष्ट होने के लिए हम नहीं छोड़ सकते। खास तौर पर जो विकास का मॉडल हमने अपनाया, उससे विकास तो हमने किया, लेकिन धीरे धीरे प्रतीत होने लगा कि हम तो विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का मसला हो, चाहे वो प्रदूषण का मसला हो, चाहे वो किसी एक वायरस द्वारा पूरी दुनिया को पूरे साल भर तक रोक देने का मसला हो। कहीं ना कहीं हमने अपने विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण की अनदेखी की है और अब हमको इसको सुलझाना होगा। तो एक पर्यावरणीय बोध तमाम अनुशासनों में, ये सिर्फ साहित्य की बात नहीं है, तमाम अनुशासनों में, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के अनुशासन हो, प्राकृतिक विज्ञानों के अनुशासन हो या कला और साहित्य का क्षेत्र हो, हर जगह पर एक पर्यावरणीय बोध दिखाई पड़ता है। वो पर्यावरणीय बोध क्या है? वो सिर्फ प्रकृति के बारे में जानना नहीं है। निश्चित तौर पर प्रकृति के बारे में जानना भी है, लेकिन इससे आगे बढ़कर व्यक्तियों और समाजों का वो रवैया या वो समझ है जो पर्यावरण के प्रति प्रकट हो रही है, उनके आचरणों से, उनके व्यवहार से। साथ ही साथ पर्यावरणीय बोध पूरे पर्यावरण के प्रति एक संवेदनशील नज़रिया विकसित करने की कोशिश भी है। यानी कि आप पर्यावरण, जैसे एक प्राइमरी कक्षाओं से ही पर्यावरण अध्ययन ईवीएस एक विषय शुरू हो जाता है। सिर्फ पर्यावरण अध्ययन करके, पर्यावरण के बारे में रिसर्च करके या बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी करके हम पर्यावरणीय बोध इकट्ठा नहीं कर सकते।
या पर्यावरणीय बोध विकसित नहीं कर सकते। उसके लिए गहन ज्ञान तो जरूरी है ही है, एक अच्छी समझदारी और एक संवेदनशील रवैया, और साथ साथ में एक जिम्मेदारी का भाव, इन सब से मिलकर पर्यावरणीय बोध निर्मित होता है। लेकिन क्या हमारी परंपरा में कोई पर्यावरणीय बोध रहा है? हम दावा जरूर करते हैं। हम कहेंगे हम तो पीपल को पूजते हैं, हम तुलसी में दिया जलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं। ऐसे पूजा तो नारियों की भी करने की बात कही गई है, लेकिन क्या वास्तव में नारियों की स्थिति वैसी रही है जैसा कि हम पूजा करने का दावा करते हैं? नहीं रही है। तो दुनिया में पर्यावरण के प्रति मोटे तौर पे 3 तरह के विचार रहे हैं। एक पश्चिम का विचार है, एक पूर्व का विचार है, और एक कह सकते हैं कि आदिवासियों का विचार है। जो पश्चिम का विचार है वो जिसको लोग साइंटिफिक होने का दावा करते हैं, ज़्यादा वैज्ञानिक है, लेकिन पश्चिम का विचार यह है कि पर्यावरण या प्रकृति, तमाम संसाधन वे उपभोग की चीज़ हैं। वो मनुष्य की बेहतरी के लिए है, मनुष्य को और अधिक सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए हैं। इसलिए उनका दोहन करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये पूरी कायनात, पूरी धरती, पूरी सृष्टि ये मनुष्य के लिए बनी है। और पश्चिम की धारणा यह है कि इसको मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए, मनुष्य के हित की दृष्टि से देखा जाए। यानी मनुष्य की बेहतरी के लिए, मनुष्य को और अधिक सुख सुविधाएं देने के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें काम में आ सकती है, उन चीज़ों को काम में लेना चाहिए। फिर निश्चित तौर पर इस दृष्टि से आगे बढ़ते हैं तो ये मुश्किल आती है कि इस तरह से अंधाधुंध दोहन करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम क्या छोड़ेंगे। जो ग्रेटा थनबर्ग ने सवाल उठाया और पूरी दुनिया को उस पर ध्यान देना पड़ा, तो फिर इसमें पश्चिम ने अपने विचार में थोड़ा संशोधन किया कि नहीं, हम जो समस्याएं आएंगी उनको भी वैज्ञानिक ढंग से सुलझाएंगे, और उन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ों को सुलझा भी लिया है। जैसे भारत में अगर कोई उद्योग लगता है तो यहाँ पे भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, पर्यावरण की मंजूरी लेनी पड़ती है कि भाई हमारे उद्योग से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, या नुकसान होगा तो हमको उसको ठीक करेंगे। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लेकिन पश्चिम में ऐसा होने लग गया। उन्होंने एक समय तक प्रकृति का बहुत दोहन किया, लेकिन उनको समझ में आ गया कि ये सिर्फ आने वाली पीढ़ियों का सवाल नहीं है, ये हमारी पीढ़ी के लिए भी है कि हमको प्रकृति को बचाना भी पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर पर्यावरण नियम वो बड़े सख्ती से पालन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ग्रीन ट्रिब्यूनल है पर उसकी कोई सुनता नहीं है। कुछ फैसला सुना देता है, अखबार में छप जाता है, चीज़ें वैसी ही चल रही होती है। आप यमुना के पास जाकर देख लीजिए, कुछ लोगों ने ज़रूर देखा होगा। दुनिया में बहुत सारे देशों में शहर के बीच से नदियाँ निकलती हैं। बेसिकली शहर वहीं पे बसे, मानव सभ्यताएं वहीं पे विकसित हुई जहाँ पे नदियाँ थी, जल स्रोत थे। आप यूरोप के जो फिल्में देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, आपके मित्र घूमने जाते होंगे तो देखते हैं कि बीच में से नदी निकल रही है और उसके दोनों तरफ इमारतें हैं, और नदी का पानी देखिए कितना साफ है, कोई गंदगी नहीं, पूरी तरह साफ। और वहाँ पे नदियों को कोई माँ कह के नहीं बुलाता। हम इन नदियों को माँ कह के बुलाते हैं, उनको पूजते हैं। लेकिन शायद भारत में नदियाँ जितनी गंदी है इतना शायद दुनिया के किसी देश में नहीं होंगी। इसका मतलब
हमारा रवैया दोहरा है। हम एक तरफ सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा अपमान भी हम ही कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा दूषित ही हम ही कर रहे हैं। मुझे संयोग से इस्तांबुल जाने का मौका मिला और मैंने भारत के बहुत सारे समुद्र तट देखे, और जब इस्तांबुल का समुद्र तट देखा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना साफ़ पानी कि आप 2 मीटर नीचे भी अगर आप कंकड़ डालेंगे 2 मीटर नीचे तक आपको दिखाई देगा, वो साफ साफ, इतना साफ पानी, बहुत साफ पानी। और भारत के समुद्र तटों की हालत देखिए आप। ये वेस्ट ने क्या किया कि शुरू में प्रकृति का बहुत दोहन किया, अपने फायदे के लिए उपयोग किया, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को नियंत्रित किया। आज आप क्यों लोग यूरोप घूमने जाना चाहते, जिनके पास भी अधिक पैसा है वो अपने परिवार के साथ, अकेले, दोस्तों के साथ में वो यूरोप ट्रिप प्लान करते हैं। क्यों? बहुत साफ सुथरा और सुंदर है। जबकि मैं कहूँगा कि भारत उनसे ज़्यादा बेहतर जगह है। इसलिए नहीं कि मैं भारत से प्यार करता हूँ, इसलिए कि भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं। यूरोप में इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। भारत में कई राज्य हैं जिनमें एक साथ आपको नदी, पहाड़, समुद्र, जंगल सब कुछ मिल जाएगा। यूरोप में एक साथ सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन वहाँ जो कुछ है बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत साफ सुथरा और व्यवस्थित है। यूरोप ने जो अपना एक नज़रिया दिया कि प्रकृति पर मानव का प्रभुत्व हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है, और उसमें जो समस्याएं पैदा होंगी उनको हम रिजॉल्व करेंगे, उनको हम सुलझाएंगे, यानी कड़े पर्यावरण नियम बनाएंगे और उनका कड़ाई से पालन करेंगे। और ये हुआ। आप हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, अमेरिका के दृश्य देखते हैं, कितना सारी चीज़ें कितनी साफ सुथरी, कितनी व्यवस्थित है। एक पूरब का नज़रिया है जो धर्म और आध्यात्म और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ नज़रिया है। पूरब के लोग प्रकृति से ज़्यादा संवाद नहीं करते और उसको पूजनीय मानते हैं। जैसे आप किसी भी भारतीय से या जो भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं उनसे पूछेंगे, कहेंगे भाई हम तो प्रकृति को बहुत मानते हैं, देखो नदियों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं और पहाड़ों को पूजते हैं और पता नहीं क्या क्या पूजते हैं। तो वो, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिखावे के लिए है। वास्तव में बहुत सारे लोग, हमारे पुरखे, उस सम्मान के संबंध को निभाते आए हैं। जो नदियों का, पहाड़ों का, जंगलों का सम्मान करते हैं, पेड़ों का सम्मान करते हैं, तो उसको निभाते भी आए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम विकास की तरफ बढ़े हैं, हमने उस संबंध को सिर्फ प्रतीकात्मक रूप में छोड़ दिया है। जैसे होता है कि जब नवरात्र आता है तो तब कन्याएं ढूंढ करके उनको खाना खिलाने के लिए, उनके पाँव छूने के लिए, जो रास्ते में झुग्गी झोपड़ी की लड़कियां हैं उनको भी, या कोई भी, सब माताएं हो जाती हैं। लेकिन बाकी दिन हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं? ऐसे ही पेड़ पौधों और प्रकृति के साथ में हमने किया है। इन दोनों नज़रियों से अलग एक तीसरा नज़रिया है जो दुनिया भर के आदिवासियों का नज़रिया है। वो प्रकृति के साथ में एक आत्मीय और पारिवारिक संबंध महसूस करते हैं। दिखाने के लिए नहीं, बल्कि निभाने के लिए, और ये कई बार प्रमाणित हो चुका है। दरअसल जो पश्चिम का नज़रिया है वो, जैसा मैंने कहा कि मनुष्य केंद्रित नज़रिया है, और उसमें इस बात के लिए सहमति है कि मनुष्य का प्रभुत्व प्रकृति के ऊपर हो सकता है। दूसरा नज़रिया जो पूर्व का नज़रिया है, या जो धार्मिक सांस्कृतिक नज़रिया है, उसमें भी आप देखें कि ये धारणा बहुत प्रबल है कि मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है।
आपने बचपन से सुना होगा, कथाओं में सुना होगा या विद्वान लोगों से सुना होगा, अब सर्वश्रेष्ठ है तो उसी के हित में सब कुछ काम होगा। मान लीजिए आपके परिवार में कोई, किसी के अंदर पोटेंशियल महसूस होता है कि अच्छा मेरा भाई बहन ये बहुत अच्छा कर सकता है, आईएएस बन सकता है, बन सकती है, या कुछ और कर सकता है, तो पूरा ध्यान उसी पे केंद्रित हो जाता है। ऐसे ही जब आप तमाम प्राणियों में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे तो अल्टीमेटली उसी के हित में काम करेंगे। और ये बात हिंदी साहित्य में भी बड़े गर्व के साथ कही जाती है। जब आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ते हुए आधुनिक काल में पहुंचते हैं तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, उसमें बड़े गर्व के साथ कहा गया है कि आधुनिक काल आते आते मनुष्य सारे चिंतन के केंद्र में आ गया। और इस बात को हिंदी साहित्य की, हिंदी आलोचना की बड़ी क्रांतिकारी बात माना जाता है कि पहले भगवान केंद्र में था, भगवान इंसान के रूप में था, और अब मनुष्य सारे चिंतन के केंद्र में आ गया। यानी हमारा नजरिया चाहे आध्यात्मिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, लेकिन फिर भी हम मनुष्य की श्रेष्ठता के उस दावे से सहमति जताते हैं जो बेसिकली पश्चिम का भी दावा है, और यहाँ आकर दोनों दर्शन मिल जाते हैं। दोनों का पर्यावरणीय बोध एक स्तर पर जाकर के, हाँ पश्चिम में ये पूजा का दिखावा नहीं है, बाकी मनुष्य के लिए प्रकृति का दोहन समान रूप से पाया जाता है। अब इस प्रश्न को हम, जो मुझे विभिन्न विमर्शों के संदर्भ में बात करने के लिए कहा गया, उस संदर्भ में हम समझते हैं। और इसमें हम ध्यान में रखेंगे कि जो पर्यावरणीय बोध है उसमें सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि प्रकृति का चित्रण मात्र हो। जैसे मैंने कहा कि पर्यावरणीय बोध सिर्फ प्रकृति का ज्ञान नहीं है, प्रकृति के बारे में जानना नहीं है, उसके प्रति एक संवेदनशील रवैया भी है, उसके प्रति एक जिम्मेदारी का भाव भी है। वो संवेदनशील रवैया, वो जिम्मेदारी का भाव क्या हमें विभिन्न विमर्शों में, और विभिन्न विमर्शों कहा गया तो उसमें मेरे ख्याल से दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और स्त्री विमर्श, तीनों को शामिल करके कहा गया है। अब कोई ये कह सकता है कि भाई ये तो स्त्रियां स्त्रियों के बारे में लिखती हैं, दलित दलितों के बारे में लिखते हैं क्योंकि जाति का मसला बहुत बड़ा है, वर्ण का मसला बहुत बड़ा है, और आदिवासी आदिवासियों के बारे में लिखते हैं, हो सकता है वो प्रकृति के पास में रहते हो इसलिए वहाँ पे प्रकट होता हो। क्यों इन विमर्शों से अपेक्षा की जा रही है कि वे पर्यावरण बोध को प्रस्तुत करें? तो इसका एक अच्छा जवाब है, ये इन विमर्शों को कहा जाता है अस्मितावादी विमर्श या मुक्तिकामी विमर्श। अस्मितावादी अपेक्षाकृत एक नकारात्मक शब्द है और मुक्तिकामी ज़्यादा सकारात्मक शब्द है। ये मुक्ति के लिए है, चाहे वो स्त्रीवादी विमर्श हो या दलित विमर्श हो या आदिवासी विमर्श हो या उसके बाद में विकलांग विमर्श है या पिछड़ा विमर्श है या LGBT का विमर्श है, वो मुक्ति के लिए है। और जब मुक्ति के लिए है तो इसका मतलब वर्तमान व्यवस्था से हमारी असहमति है। जो भी व्यवस्था जिसमें हम जीते हैं, जो हमारे आसपास व्यवस्था है, उससे हमारी असहमति है, उसकी हम आलोचना करते हैं। तो उसकी अगर हम आलोचना करते हैं तो निश्चित तौर पर जो कुछ हम लिखते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं और जो कुछ हम आचरण करते हैं, उससे हमारा विजन प्रकट होना चाहिए, और होता है। आप में से जो लोग भी खुद को क्रांतिकारी मानती हैं तो निश्चित तौर पे उनको इस व्यवस्था से, आप जब एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं तो उससे हमारी असहमति है कि भाई ये प्रशासन अच्छा नहीं है, छात्र विरोधी है।
तो हम उससे कुछ अपेक्षा करते हैं और हमारा विजन है कि प्रशासन को ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही जब कोई मुक्तिकामी साहित्य है, आंदोलन है, विमर्श है, तो उससे हमारी अपेक्षा है कि वो किसी एक व्यवस्था की आलोचना कर रहा है किसी खास आधार पर, लेकिन वो एक व्यवस्था प्रस्तावित भी कर रहा है। और जो लोग इतने सजग नहीं है, मेरे ख्याल से उनको आंदोलनों में नहीं होना चाहिए, जो चाहे अनचाहे ऐसे ही शामिल हो जाते हैं कि अच्छा लड़कियों का आंदोलन चल रहा है, अच्छा दलितों का आंदोलन चल रहा है, इसमें शामिल हो जाते हैं। उसका विजन कितना व्यापक है ये हमको हमेशा देखना चाहिए और देखना पड़ता है। पता चला कि कोई ऐसा समूह है जो लड़कियों के मुद्दे पर तो लड़ता है, लेकिन वो जातिवादी समूह है, तो अगर हमने उसके विजन की पहले से जांच नहीं की है तो पता चला कि या वो कोई खास विचारधारा का है, वो लेफ्ट का है, वो राइट का है और बस उसी के हित के लिए काम करता है, तो पता चला कि लड़कियों के हित पीछे छूट गए, उस विचारधारा के हित प्रधान हो गया। तो ऐसे समूह के प्रति हम जैसे जागरूक रहते हैं, तो वो कैसे जागरूक हो पाते हैं कि हम उसके विजन को देखते हैं कि इसका विजन क्या है, यानी ये कैसी दुनिया बनाना चाहता है। और ये बात कैसे प्रकट होती है लिटरेचर में, जैसे आपको देखना हो, और ये मैं आपको एक तरीका भी बता रहा हूँ कि आप जब फेमिनिस्ट लिटरेचर को पढ़ें, जब आप दलित लिटरेचर को पढ़ें, जब आप आदिवासी लिटरेचर को पढ़ें या किसी भी और उत्पीड़ित अस्मिता के लिटरेचर को पढ़ें, तो आप ये देखें कि वो किस विजन को लेके चलता है, वो कैसी दुनिया बनाना चाहता है। और ये दो रूपों में प्रकट होते हैं। एक, वो किन चीज़ों की अपने लेखन में आलोचना करता है। कोई भी विमर्श, अगर वो गद्य में है और नॉन फिक्शनल गद्य में है, कथेतर गद्य में है, तो सीधे सीधे आलोचना होगी उसमें। अगर वो कथा के माध्यम से व्यक्त किया गया है, कविता के माध्यम से व्यक्त किया गया है, तो उसमें आलोचना होगी, लेकिन कुछ प्रतीकात्मक ढंग से आलोचना होगी। तो एक तो किन बातों की उसमें आलोचना की गई है, दूसरा किन बातों के सपने देखे गए हैं। वर्तमान में तो होता दिखाई नहीं पड़ता कि एकदम स्त्री पुरुष समानता हमको दिखने लगे, तो हम ऐसे पात्रों की रचना करते हैं, ऐसे पात्र क्रिएट करते हैं जो समानता का व्यवहार करें, जो समानता के समर्थक हों। दोनों स्तरों पर हम जांचेंगे किन बातों की आलोचना की जा रही है और किन को निर्मित किया जा रहा है। एक लेखक निर्मित भी करता है साथ साथ में, वो सिर्फ सच को दिखाता नहीं है, सच से आगे जाकर के कि ऐसा समाज वो चाहता है या चाहती हैं। यानी जो बड़े लेखक हैं वो यथार्थ चेतना के लेखक तो होते ही हैं, वो साथ साथ में संभावित चेतना के लेखक भी होते हैं। समाज में क्या घटित होने वाला है, तो जो घटित होने वाला है वो कैसे घटित होना चाहिए, एक विजन उनका इस तरह से आएगा। प्रेमचंद ने कहानी कला और उपन्यास कला पे कुछ निबंध लिखे, आप में से कुछ लोगों ने जरूर देखे होंगे। उनकी जो पुस्तिका है साहित्य का उद्देश्य, उसमें भी संकलित है और प्रेमचंद के विचार में भी आप देख सकते हैं। उनसे लोग कहते थे कि आप आदर्शवादी क्यों हैं। प्रेमचंद की शुरुआती कहानियां, उपन्यास आदर्शवादी ढंग के हैं। उनसे कहते थे कि आप आदर्शवादी क्यों हैं, ये समाज की सच्चाई तो नहीं है, ये तो समाज में तो कुछ और हो रहा है। तो वो कहते थे कि देखिए, इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों एक साथ विद्यमान रहती है। समाज में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हमारा काम है कि हम अच्छाई को प्रमोट करें, हम अच्छाई की जीत होते हुए दिखाएं, हम सच की जीत होते हुए दिखाएं। इससे शायद लोग प्रेरणा लेंगे कि देखो हमेशा सच की जीत होती है और वो सच्चाई की तरफ बढ़ना चाहेंगे, वे अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहेंगे। ये प्रेमचंद का जवाब था। लेकिन खुद को बाद में उन्होंने सुधारा, उन्होंने पाया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हमको यथार्थ को ही दिखाना चाहिए। जो आदर्शवादी लेखक फिर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की तरफ बढ़ता है और फिर वही आगे जाकर के
आलोचनात्मक यथार्थवाद की तरफ बढ़ता है। और उनकी कई कहानियों में, कई उपन्यासों में ऐसे प्रसंग हैं जो यथार्थ चेतना के साथ साथ संभावित चेतना, जैसे जब उन्होंने प्रेमाश्रम लिखा, प्रेमाश्रम लिखे जाने तक उत्तर भारत में किसान आंदोलनों का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन प्रेमाश्रम लिख करके उन्होंने रख लिया, प्रकाशन की प्रक्रिया में थे या प्रकाशन उर्दू में हो चुका था उसका, तो उस वक्त अवध में किसान आंदोलन हुए। यानी उन्होंने किसानों के अंदर उस शक्ति को देख लिया कि किसान अब इस उत्पीड़न से परेशान होकर के एकजुट होंगे और आंदोलन करेंगे। ये संभावित चेतना कैसे आई? क्योंकि प्रेमचंद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को किसानों मजदूरों की दृष्टि से देखते थे, वो कमजोरों की नज़र से, कि अगर हमको आज़ादी मिलेगी तो इससे किसानों का क्या फ़ायदा होगा, मजदूरों का क्या फ़ायदा होगा, स्त्रियों का क्या फ़ायदा होगा, दलितों का क्या फ़ायदा होगा, या गांव के लोगों का क्या फ़ायदा होगा। उन सब के हित की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन को देखते थे। तो जब आप मुक्तिकामी साहित्य को, चाहे वो स्त्रीवादी साहित्य है, चाहे वो दलित साहित्य है, चाहे वो आदिवासी साहित्य है, उसको इसी दृष्टि से देखें कि उसका विज़न क्या है। और उसके मूल्यांकन का एक तरीका ये हो सकता है, उसके विजन को जांचने का एक तरीका हो सकता है कि अपनी उत्पीड़ित अस्मिता के बारे में तो वो लिखेंगे ही लिखेंगे। एक स्त्री है तो स्त्रियों के दुखों दर्दों के बारे में तो लिखेगी। एक दलित है, दलित साहित्यकार है, तो वो दलित के बारे में तो लिखेगा ही। वो दूसरी उत्पीड़ित अस्मिताओं के बारे में क्या लिखते हैं, कैसा लिखते हैं, ये देखना चाहिए। इससे हमको पता चलेगा उनका विजन कितना व्यापक है। भाई ये व्यवस्था खराब है, लेकिन इसके बदले में हम कैसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, उस हमारी व्यवस्था में बाकी लोगों के लिए क्या स्थान होगा। ठीक है, मुझे तो सम्मानजनक स्थान मिल जाएगा, लेकिन मेरे अलावा बाकी लोग, क्या ये सब इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे? नहीं ना, ये भी तो रहेंगे। तो इनके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा, तो उसमें आप सेल्फ को तो देखें ही, आत्म, जिसकी बड़ी बात हुई जब दलित साहित्य आया तो बहुत डिस्कोर्स हुए। स्वानुभूति का साहित्य है, अनुभूति की प्रामाणिकता है, तो उसमें वो सेल्फ के प्रति तो स्वानुभूति है, अनुभूति की प्रामाणिकता है, आत्म के प्रति, आत्म को अव्यक्त करने के बारे में। लेकिन उसमें अदर भी है। अदर कौन है? जैसे दलित साहित्य में स्त्रियां, गरीब, आदिवासी या सवर्ण भी अदर ही है। भाई जो आप किसी के बारे में लिख रहे हैं तो आप ये तो कह सकते हैं मैं अपने बारे में ऑथेंटिक लिखूंगा, लेकिन दूसरे के बारे में आपने जो लिखा है वो कितना ऑथेंटिक है, कैसे जांच करेंगे हम? और फिर जब हम अपने बारे में लिखने बैठते हैं, हमारे पास तो सैकड़ों हजारों अनुभव है। आप छोटे हैं, आपके पास भी सैकड़ों अनुभव होंगे, और मैं आपसे लिखने के लिए कहूं तो आप उन सैकड़ों अनुभवों के बारे में नहीं लिखेंगे, आप उनमें से कुछ अनुभवों का चयन करेंगे। फिर वो अनुभव जो आपकी ज़िंदगी में 5 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले घटित हुए, अभी लिखते वक्त उन अनुभवों को आप पुनर्सृजित करेंगे। वो घटना तो एक समय घटी, अब उस घटना को आपने रिक्रिएट कर लिया अपने मन में, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, जहाँ से जिस एंगल से आप देख रहे हैं आपने उसको रिक्रिएट कर लिया। वो घटना इस रिक्रिएशन में बदल गई काफ़ी। इसलिए अनुभूति की प्रामाणिकता इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकमात्र आधार वही है। फिर साथ साथ में इसमें सेल्फ के साथ अदर की भी जांच करनी पड़ेगी, अन्य किस रूप में आए हैं। फिर व्यक्ति की मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई एक स्त्री है, वो स्त्री होने के साथ साथ में मान लीजिए प्रोफेसर है तो एक दूसरी उसकी आइडेंटिटी है, मान लीजिए वो सवर्ण है उसकी तीसरी आइडेंटिटी है, मान लीजिए वो शहरी है उसकी चौथी आइडेंटिटी है। तो एक आइडेंटिटी में तो हम अपने लिए कुछ अधिकार चाहते हैं और दूसरों के लिए बारे में कुछ कहने का अधिकार चाहते हैं, कुछ कह देते हैं, लेकिन दूसरी अस्मिताओं में हमारा आचरण कैसा है वो भी हमको देखना पड़ेगा।
तो अस्मितावादी साहित्य या मुक्तिकामी साहित्य को जांचते वक्त में, उसका मूल्यांकन करते वक्त, उसको पढ़ते वक्त में इन चीज़ों को भी जांचना चाहिए। इससे हमको विजन का पता चलेगा कि वो कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से लंबे समय तक वही साहित्य टिका रह सकता है जो इस दुनिया को वास्तव में बेहतर बनाना चाहता है। सिर्फ एक समूह के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए। इन तीनों जो विमर्श हैं उनको जब मैंने देखा इस दृष्टि से, तो दलित साहित्य ने मुझे थोड़ा निराश किया। क्योंकि देखिए, दलितों का ना कोई जंगल से कभी संबंध रहा, और ना वे जाति के इस कटघरे से, इस उत्पीड़न से कभी बाहर आ पाए। इसलिए वे पर्यावरणीय सवालों पर जितना मैंने अध्ययन किया, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके लिए केंद्रीय मसला यही है कि कैसे हम जाति और वर्ण के पदानुक्रम से मुक्त हों। खुद बाबा साहब अम्बेडकर के लेखन में आप देखें तो ये प्रश्न प्रधान नहीं है, पर्यावरण के प्रश्न प्रधान नहीं है, क्योंकि जब आप पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं तो विकास की गति निश्चित तौर पर बाधित होती है। जब आप एक पहाड़ को इस नज़र से देखते हैं कि इस पहाड़ का किसी के साथ कोई आत्मीय संबंध हो सकता है, तो उसमें से आप खनन नहीं कर सकते उसमें आप। और उनका उद्देश्य ये रहा, जब वो औपनिवेशिक भारत में आज़ाद होने से ठीक पहले श्रम मंत्री थे, आज़ाद होने के बाद में कानून मंत्री थे, तो उन्होंने कभी पर्यावरण की दृष्टि से इस दुनिया को शायद नहीं देखा, या मेरी सीमा है। अगर आप मुझे बताएंगे कि दलित साहित्य पर्यावरण के किन मसलों को किस रूप में उठाता है, या उसको हम छोड़ देते हैं अभी। लेकिन स्त्रीवादी साहित्य और आदिवासी साहित्य इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू में स्त्रीवादी साहित्य, जैसे कोई भी आंदोलन होता है, कोई विचारधारा होती है, कोई पार्टी बनती है, तो वो शुरू में कुछ सीमाएं उसमें होती है, क्योंकि वो सभी आयामों को देख नहीं पाते। जब स्त्रीवाद आया तो निश्चित तौर पे उसमें जाति के प्रश्न को नहीं शामिल किया गया, उसमें शुरू में हम पर्यावरण के प्रश्नों को भी नहीं देख सकते। लेकिन जैसे जैसे फेमिनिज्म ने, स्त्रीवाद ने अपना विकास किया, वैसे वैसे जाति के प्रश्न को भी छुआ, और साथ साथ में पर्यावरण के प्रश्नों को भी छुआ। और बाकायदा इतना इस स्तर तक संवेदनशील हुआ पर्यावरण के प्रश्न पर कि स्त्रीवाद में एक पूरी धारा निर्मित हो गई जिसका नाम इकोफेमिनिज्म है। और वो सिर्फ भारत के स्तर पर नहीं है, पूरी दुनिया के स्तर पर है। इकोफेमिनिज्म एक सामाजिक, साहित्यिक और दार्शनिक आंदोलन है जो स्त्रियों के सवालों को पर्यावरण के साथ जोड़कर देखता है। किस प्रकार से देखता है? इकोफेमिनिज्म मानता है कि पितृसत्ता न केवल स्त्रियों का शोषण करती है, बल्कि वो प्रकृति को भी नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि पितृसत्ता के मूल में दूसरे के ऊपर प्रभुत्व, अपना राज कायम करने की इच्छा होती है, कि दूसरे को अपने अधीन करने की इच्छा। और जब कोई दूसरे को अपने अधीन करना चाहेगा तो वो अपने आसपास की हर चीज को अपने अधीन करना चाहेगा। तो उसने देखा कि अच्छा, ये प्रकृति खुली है, जैसे इसको पूंजीवादी विकास के साथ जोड़ करके इकोफेमिनिज्म की जो सिद्धांतकार है वो देखती है कि पूंजीवादी विकास ने मनुष्य को ये छूट दे दी, पूंजीवादी विकास मॉडल ने, कि इस पूरी प्रकृति को वो प्राकृतिक, इसको संसाधन समझे और इस पर अपना प्रभुत्व कायम करे। और उसी के तहत मनुष्य के अंदर ये दंभ आया कि जब मैं पूरी प्रकृति पर अपना अधिकार कर सकता हूं तो मैं स्त्रियों के ऊपर भी कर सकता हूं।
इसके सिद्धांतकार हैं भारत में वंदना शिवा, पश्चिम से दो सिद्धांतकार हैं, मारिया मीस और कैरोलिन मर्चेंट। वंदना शिवा और मारिया मीस ने एक किताब लिखी इकोफेमिनिज्म 1993 में। उन्होंने पर्यावरण बोध और नारीवाद दोनों के घनिष्ठ संबंधों को दिखाया। उन्होंने बताया कि पितृसत्ता समाज में न केवल महिलाओं का शोषण करती है बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाती है, और दोनों का संबंध पूंजीवाद से उन्होंने जोड़ा। और वो कहती है कि जो पूंजीवादी विकास मॉडल है इसमें समस्याएं हैं, इसलिए प्रकृति का भी दोहन हो रहा है और इसलिए पितृसत्ता भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो इसका विकल्प वो सुझाती है कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना पड़ेगा, सतत विकास या टिकाऊ विकास, जिसमें सबके हित को ध्यान में रखना पड़ेगा, सिर्फ पुरुषों के हित नहीं, सिर्फ पूंजीपतियों के हित नहीं। जो दूसरी सिद्धांतकार हैं कैरोलिन मर्चेंट, उनकी किताब है द डेथ ऑफ नेचर, वेमन इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इसमें उन्होंने बताया कि जो आधुनिक विज्ञान और औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने प्रकृति को एक निर्जीव वस्तु बना दिया। जैसे इससे पहले के नजरियों में प्रकृति सजीव है, उसके साथ संवाद कर सकते हैं। इवन आप पंचतंत्र की कहानियों को पढ़ेंगे तो उनमें भी संवाद दिखाई पड़ता है प्रकृति के साथ में। लेकिन पूंजीवादी विकास ने और औद्योगिकरण ने उसको एक निर्जीव वस्तु के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो निष्क्रिय है, जो सिर्फ संसाधन है। और उसने पितृसत्ता को भी बढ़ावा दिया। तो इनका ये कहना है कि अगर जैसे सिद्धांतकारों ने यह भी बताया कि जो प्रकृति है और स्त्री है, दोनों ही इस सृष्टि को चलाने वाली हैं, दोनों ही सृष्टि की संरक्षक है। वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, वो सृष्टि में हर चीज के बारे में सोचती हैं। इसलिए दोनों की मूलभूत प्रकृति में समानता है। हालांकि ये जो इकोफेमिनिज्म है इसकी आलोचना भी हुई है। ये कहा गया है कि कुछ चीजें एक लिंग के ऊपर आरोपित कर दी गई हैं और पहले के समय को बड़ा पाक साफ बता दिया गया है कि पहले सब कुछ अच्छा था, सारी बीमारियां पूंजीवाद के आने से हुई। उसकी आलोचना भी है, लेकिन फिर भी एक आकर्षण भी उसके प्रति है, एक थ्योरेटिकल डिस्कोर्स भी है जिसमें स्त्रियों को कम से कम इतना तो है कि स्त्रियों को पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील दिखाया गया है। ये माना गया है कि जो पहले के समय में अगर मनुष्य जाति का पर्यावरण के साथ में एक आत्मीय रिश्ता था तो उसकी वजह स्त्री थी। जो प्रकृति में जो सारी चीजें हैं उनका स्त्री का उनके साथ में एक तादात्म्य था, एक आत्मीय रिश्ता था, और उसी की वजह से वो संरक्षित रहती आई है प्रकृति। खैर, जब विमर्शों की हम बात करें तो उसमें निश्चित तौर पर स्त्रीवादी साहित्य इस नई धारा के साथ में प्रकृति के साथ में खड़ा हुआ नजर आता है। हालांकि हिंदी में अभी इसमें और काम किए जाने की आवश्यकता है। हिंदी में बहुत कम लेखन हुआ है। हिंदी में ऐसी रचनाएं भी कम हैं जो स्त्री पात्रों को इस ढंग से दिखाती हों या प्रकृति के साथ में एक तादाद में दिखाती हों। ऐसी रचनाएं कम हैं। लोग ढूंढ करके लाते हैं, कुछ पुरानी रचनाएं, कुछ नई रचनाएं, लेकिन एक मूवमेंट हिंदी में नहीं बन पाया है।
एक आंदोलन हिंदी में अभी उतना निर्मित नहीं हो पाया है। अब हम आदिवासी विमर्श की बात करें। आदिवासी विमर्श या स्वयं आदिवासी की अवधारणा जिन चीज़ों से निर्मित होती है उनमें प्रकृति एक अहम तत्व है। अगर आपको ये बताना हो कि आदिवासी कौन है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से या समाजशास्त्रीय रूप से या नृतत्व शास्त्रीय ढंग से, तो आपको प्रकृति के साथ में उसका संबंध बताना ही पड़ेगा। और सिर्फ भारत के आदिवासियों के बारे में नहीं, दुनिया में हर जगह के आदिवासियों के बारे में। उनकी स्वयं की उपस्थिति, उनका अस्तित्व प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें एक बहस हो सकती है कि उन्होंने चुना या मजबूरी में उनको ऐसा करना पड़ा। जैसे दो थ्योरी, एक है कि बाहर से आक्रमणकारी आए और उनसे बचने के लिए वो जंगलों में चले गए। एक दूसरा सिद्धांत है जो ये मानता है कि नहीं, आदिवासी हमेशा से प्रकृति के साथ जंगलों में रहते आए हैं, ये उनकी मजबूरी नहीं है, उनकी चॉइस है। दोनों ही स्थितियों में प्रकृति के साथ में उनका एक आत्मीय संबंध है, उनका अस्तित्व प्रकृति से परिभाषित होता है। फिर जो मैंने आपको बात कही कि आदिवासी दर्शन, जो कि अगर जैसे आपको बताना हो कि आदिवासी साहित्य क्या है, तो आदिवासी साहित्य की सबसे सूटेबल, सबसे उपयोगी परिभाषा होगी कि ऐसा साहित्य जिसमें आदिवासी दर्शन हो। फिर सवाल आएगा आदिवासी दर्शन क्या है? तो आदिवासी दर्शन को लेकर के किताबें भी हैं। वंदना टेटे की आदिवासी दर्शन और साहित्य, आदिवासी दर्शन नाम से एनबीटी से भी एक किताब छपी है। अब आदिवासी दर्शन पे काफ़ी बात हो रही है। एक बार रांची में सम्मेलन हुआ जिसमें ये निर्धारित किया कि भाई आदिवासी दर्शन को लेकर के लोग कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आदिवासी दर्शन का रांची घोषणा पत्र, इस तरह से एक घोषणा पत्र जारी किया गया। उसमें 15 बिंदु रेखांकित किए गए कि ये आदिवासी दर्शन है। उसमें प्रकृति सर्वोपरि है, प्रकृति और पुरखे, जिससे कि आदिवासी साहित्य परिभाषित होता है। आदिवासी साहित्य को आपको बताना हो तो आपको प्रकृति और पुरखों का नाम लेना होगा। और आदिवासियों का प्रकृति के साथ में क्या संबंध है, ये मैं 2 उदाहरणों से आपको बताना चाहता हूं। एक उदाहरण करीब 20 साल पुराना है, जिसमें उड़ीसा के डोंगरिया कौंद नाम की कम्युनिटी है उड़ीसा में। वहाँ पे वेदांता एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। वेदांता ने अपना प्लांट लगाने की योजना बनाई खनन के लिए। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो निश्चित तौर पर कोई बॉक्साइट निकालती है, कोई आयरन ओर निकालती है, कोई कुछ और कोयला निकालती है, और ये सब पहाड़ों में दबा हुआ है। स्थानीय आदिवासियों ने उसका विरोध करना शुरू किया और उनका विरोध कुछ एनजीओज की मदद से सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनने के बाद ये कहा कि भाई इस इलाके में जहाँ पे आप ये खनन करना चाहते हैं, यहाँ पे 12 ग्राम सभाएं हैं, 12 गांव हैं। इन 12 ग्राम सभाओं से आपको पूछना चाहिए कि ये उद्योग यहाँ पे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया कि आप उन 12 ग्राम सभाओं की सहमति लेकर आइए, तब हम आपका उद्योग लगा सकते हैं, सहमति दे सकते हैं। उन 12 की 12 ग्राम सभाओं ने जो जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट में, वो बहुत दिलचस्प है। उन 12 की 12 ग्राम सभाओं ने कहा कि ये न्यामगिरी हमारा पिता है और हम अपने पिता की कीमत पर कोई विकास नहीं चाहते। और फाइनली वेदांता की अर्जी रद्द हुई और आदिवासियों की जीत हुई। ये उस प्रकृति के साथ आदिवासियों का रिश्ता है। क्योंकि प्रकृति के बारे में बात करते वक्त आपको मैं निबंध लिखने के लिए दे दूं कि
हिंदी साहित्य में प्रकृति चित्रण पर निबंध लिखिए तो आप छायावाद के बहुत सारे प्रसंग ले आएंगे, और कहाँ कहाँ से हो सकता है रामचरितमानस में राम के वन गमन के प्रसंग भी ले आएंगे। लेकिन वो प्रकृति अलग है, आदिवासियों का प्रकृति के साथ जो रिश्ता है वो अलग है। और ये रिश्ता इतना नैसर्गिक है, बाहर के लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन उनके लिए नैसर्गिक है और वे अपने आप को प्रकृति का संरक्षक मानते हैं। आदिवासी मानते हैं कि ये नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सब कुछ हमारे पुरखों की तरह है और इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। हम केयर टेकर है इस पूरी धरती के। और शायद इसी नज़रिए की वजह से आज आप देखें कि दुनिया में जहाँ भी जंगल हैं वो सिर्फ आदिवासी इलाकों में हैं। बड़े जंगल, प्राकृतिक जंगल आप देखना चाहें तो आपको सिर्फ वो आदिवासी इलाकों में दिखाई देंगे। कुछ लोगों को लग सकता है कि यार अब उस स्थिति में कैसे रह सकते हैं, जंगलों में कोई कैसे सरवाइव कर सकता है। उनके लिए जो सेंटिनलीज है उनका उदाहरण बहुत दिलचस्प है। अंडमान निकोबार में सैकड़ों द्वीप है, उनमें से एक द्वीप है सेंटिनलीज। वहाँ के रहने वाले लोगों को यही नाम दे दिया गया क्योंकि सेंटिनल या सेंटिनलीज कह करके, और वे शायद एकमात्र ऐसे मानव समूह हैं जिनका बाहरी दुनिया से अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। जैसे जो हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, पूरा पाषाण युग या पाषाण युग, जो पत्थरों से ही अपना काम चलाते हैं। पहली बार 20-25 साल पहले एक जहाज वहां जाकर टकराया और जहाज में कुछ लोहा था, वो जहाज वहीं फंस गया। उस जहाज में जो लोहा था या जहाज लोहे का बना हुआ था जो चीजें, तब पहली बार उन्होंने लोहा देखा कि लोहा भी कोई चीज है। आप सोचिए कि वो एक छोटा सा द्वीप है, बहुत छोटा, लेकिन उसमें कम से कम 50,000 साल से वो लोग खुद को बचाए हुए हैं और साथ में उस प्रकृति को भी बचाए हुए हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि वो खेती करना भी नहीं जानते। अभी जैसे मनुष्य ने अपने विकास के क्रम में खेती करना सीखा, वो खेती करना भी नहीं जानते। तो किससे अपना जीवन चलाते हैं? कंदमूल, फल खा करके या जानवरों को मार करके। तो इतना छोटा द्वीप है, 2-3 किलोमीटर लंबा, 2-3 किलोमीटर चौड़ा। इतने छोटे द्वीप के बावजूद आज तक वहां पे जानवर हैं, क्योंकि हम जिस तरह से प्रकृति का दोहन करते हैं तो वहां तो 1 महीने में या 1 साल में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन 50,000 साल से उन्होंने ना खुद की जनसंख्या बढ़ने दी, ना दूसरे जीव बढ़े, ना वो खत्म हुए। आपसी सामंजस्य से कैसे रहा जाता है प्रकृति के साथ में, एक दूसरे का नुकसान किए बिना, मिनिमम नुकसान के साथ में। जैसे बहुत सारे आदिवासी समूह झूम खेती करते थे। झूम खेती यानी एक जगह के जंगल को साफ किया, वहां खेती की, फिर आगे बढ़ गए। 2-4 साल वहां खेती की, फिर अगली जगह पे गए। तो इससे कोई बाहरी व्यक्ति कह सकता है वो तो पूरा जंगल खत्म कर देंगे, लेकिन कभी उनकी झूम खेती करने से कोई जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि वो एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ लगाते हैं। ये प्रकृति के साथ जो तादाद में है, ये आदिवासियों के जीवनचर्या, उनके जीवन दर्शन का अहम हिस्सा है। जब आप आदिवासी साहित्य को देखते हैं तो आदिवासी साहित्य को हम 3 भाग में बांट करके समझते हैं। एक जो आदिवासी पुरखा साहित्य है, दूसरा जो आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य है, और तीसरा गैर आदिवासी भाषाओं में जो साहित्य है। दरअसल जब आदिवासी साहित्य की बात होती है तो आप लोग जब अपना ग्रेजुएशन, मास्टर्स करके जब पीएचडी के लिए फॉर्म भरेंगे और तब आपको कोई कहेगा आदिवासी साहित्य पर रिसर्च कर लो, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग आदिवासी साहित्य के नाम पर सिर्फ गैर आदिवासी भाषाओं में गैर आदिवासियों द्वारा लिखे गए 10-20 उपन्यासों के बारे में जानते हैं, उसके बाद कुछ नहीं जानते। जबकि आदिवासी साहित्य की दुनिया बहुत व्यापक है। उसमें
जो सबसे प्रामाणिक और महत्वपूर्ण है वो पुरखा साहित्य है। पुरखा साहित्य जो ओरल ट्रेडिशन में है, मौखिक परंपरा में है। पुरखा साहित्य उसको इसलिए कहा जा रहा है लोक साहित्य कहने के बजाय, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे लोक साहित्य कहना चाहिए उसको। लोक साहित्य, लोक और शास्त्र का भेद बाहरी दुनिया में है। बाहरी दुनिया में कुछ शास्त्रीय है, शास्त्र है जो पवित्र हैं, जो नियामक है, नॉर्मेटिव है, जो हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं, जिनका पालन करना जरूरी है। और उससे इतर आम लोगों की, अशिक्षितों की, ग्रामीणों की दुनिया, जिसको लोक की दुनिया कहते हैं। आदिवासी दुनिया में ऐसा लोक और शास्त्र का कोई भेद नहीं है, कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। जो कुछ है वो पुरखों का दिया हुआ है, वो सब कुछ मौखिक परंपरा में। इसलिए पुरखों के प्रति सम्मान भाव व्यक्त करने के लिए उसको पुरखा साहित्य कहा जा रहा है। और ये पुरखा साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये संस्कृतिकरण से पहले का साहित्य है। संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास की एक अवधारणा है जिसके तहत ये समझाया गया है कि जब समाज आगे बढ़ता है तो उसमें हाशिए के समूह, जो मार्जिनलाइज सोसाइटीज हैं, वो ऊंचे समझे जाने वाले समूहों के जैसा आचरण करने लगते हैं। उन्होंने दलितों के संदर्भ में अध्ययन किया और पाया कि जो नीची समझी जाने वाली जातियां हैं, आप देखते होंगे समाज में कि जो जिन जातियों को हम नीचा समझते हैं, वे पिछले 15-20 साल में, 30 साल में उन्होंने ऐसे बहुत सारे आचरण अपना लिए जो ऊंचे समझे जाने वाले लोगों द्वारा किए जाते हैं। मसलन जब मेरा जन्म हुआ तो कभी कोई जन्म पत्री की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन आज शायद ही कोई बच्चा हो जिसकी जन्म पत्री ना हो। पहले हर बात के लिए पंडित जी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इसका मुहूर्त निकालिए, ये कीजिए, लेकिन अब हर काम के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है। ऐसे तमाम आचरण है। व्रत त्योहारों को आप देखें कितने बदल गए हैं। पिछले 20 साल में कई नए व्रत आ गए, नए त्योहार आ गए जो 20 साल पहले थे ही नहीं। आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हमारी दादी नानी उनके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन अब तो पूरा उत्सव का उत्सव है। इवन छुट्टी कॉलेज में कोई मिलेगा ही नहीं। आप देखेंगे कि दलितों के सरनेम, पहले वो अपने गोत्र का सरनेम लगाते थे या अपना कुछ सरनेम लगाते थे, अब वो ऊंची जातियों जैसा सरनेम लगाने की सोचते हैं। और इस बारे में जूठन में भी आखिर में जिक्र आया, जूठन आत्मकथा में, कि वाल्मीकि सरनेम से तो पता चल जाएगा कि ये फला जाति के। कपड़े, रिहायस, मेरा इससे विरोध नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए, ये एक प्रवृत्ति है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं कि वो ऐसी सोसाइटीज में रहना चाहते हैं जहां पे ज्यादातर अपर कास्ट के लोग रहते हैं, क्योंकि फला बस्ती में रहेंगे तो पहचाने जाएंगे कि हम इस जाति के हैं। ये सारी चीजें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में होती है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उनको भी ऊंचा समझा जाए, और कुछ समय बाद में वो ऐसा दावा करते हैं कि हम भी ऊंचे हैं। शहरों में बहुत सारे लोग हैं, उसके बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अपना नई जगह पे जाके रहते हैं, कुछ अपर कास्ट जैसा सरनेम लगा लेते हैं और फिर उसी में शादी करके, झूठ बोल करके, मतलब आप अपर कास्ट और लोअर कास्ट की शादी हो, बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन झूठ बोल करके या छद्म तरीके से वो उचित नहीं है। लेकिन एक प्रवृत्ति है, क्योंकि इसके माध्यम से वो ऊंचे होना चाहते हैं। और इसमें क्या होता है, उसकी भाषा सीखते हैं, उसके आचरण सीखते हैं, उनके जैसा सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। आदिवासियों के साथ में पिछले 150-200 साल में उनके साथ भी बहुत तेजी से हो रहा है, खासतौर पे पिछले 30 साल में तो बहुत ज़्यादा, जब ये उदारीकरण की प्रक्रिया आई और बाहरी लोगों की दखल बढ़ गई उनके जीवन में बहुत तेजी से। तो इसमें क्या आज की तारीख में आप आदिवासी को पहचानना चाहे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे यार ये तो हमारे जैसे कपड़े पहना हुआ है, या ये हमारी जैसी भाषा बोल रहा है, या इसके पास भी लैपटॉप है। इसमें ये भौतिक बदलाव तो हुए, लेकिन मानसिक स्तर पर भी बदलाव हुए। मानसिक स्तर पर कैसे बदलाव हुए? जैसे हमारा सौंदर्य बोध बहुत बदल गया। अब सौंदर्य बोध हम डिसाइड नहीं करते, हमारा एस्थेटिक सेंस
बॉलीवुड की फिल्में, एडवर्टाइजमेंट वो तय करते हैं। अच्छा, कैसा लड़का और कैसी लड़की सुंदर होते हैं वो तय करते हैं, हम नहीं तय करते। अब उनके लिए सामने बड़ी मुश्किल हो गई। ये सिर्फ बहुत दिनों तक आदिवासियों ने खुद को इससे बचाए रखा। उनकी कविताओं में ऐसा जिक्र है, मैंने एक कविता सुनी कुड़ुख भाषा की। कुड़ुख एक ओरांव कम्युनिटी की भाषा है झारखंड में। उनकी कविता है जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के बारे में बताता है, देखो वो कितनी सुंदर लग रही है मेरी प्रेमिका, सुअर की तरह चलती आ रही है। क्योंकि वहां पे ताकत से भी जरूरत है एक व्यक्ति की प्रशंसा के लिए। लेकिन आप क्या कोई अब लड़का आपसे ऐसा कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। या हमने ये कर दिया कि हमने सांवलेपन को या हमने किसी खास शारीरिक गठन को हमने अगली बता दिया कि ये अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है। जबकि आदिवासी दर्शन के हिसाब से कोई भी चीज अगली नहीं है, कुछ भी असुंदर नहीं है, हर चीज सुंदर है। प्रकृति ने जो कुछ बनाया है वो सब कुछ सुंदर है। लेकिन हमने तो प्रतिमान तय कर दिए। ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि हम बाहरी समाजों से प्रभावित हो रहे हैं। जो मौलिक सौंदर्य बोध है वो अब दूर होता जा रहा है। आप देखते हैं, जानते हैं, भारत में ज्यादातर आदिवासी समूह है वो गोरे नहीं है। जैसे आप दक्षिण की फिल्मों को देखें तो बहुत ज्यादातर दक्षिण के लोग हैं वो गोरे नहीं हैं। लेकिन वहां की फिल्मों में हीरो हीरोइन सामान्य तौर पे गोरे रंग वाले शामिल किए जा रहे हैं, क्योंकि एक नए तरह का सौंदर्य बोध गढ़ा जा रहा है। ये सौंदर्य बोध उस संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में आया है। और अगर आप आदिवासियों को वास्तव में जानना चाहते हैं कि वो कैसे हैं, जैसे एक डिबेट है कि आदिवासी हिंदू है कि नहीं है। हेमंत सोरेन ने कह दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो बहुत बड़ी डिबेट हो गई। अभी हमारे एक दोस्त हैं जो राजस्थान में बांसवाड़ा से सांसद बने हैं, राजकुमार राउत। उन्होंने कोई सभा में 1 घंटे का भाषण दिया, उस 1 घंटे में कहीं एक लाइन उन्होंने कह दी कि आदिवासी हिंदू नहीं है। तो पूरे 1 घंटे का भाषण निकाल करके वो एक लाइन मीडिया ने चला दी कि देखिए आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसा कह रहे हैं एक सांसद। और फिर राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम इनका डीएनए टेस्ट करेंगे कि इनके ये कहाँ से आए हैं, इनके ये किसके वंशज हैं, किसकी औलाद हैं। उनकी शब्दावली ये थी कि ये आदिवासी हिंदू है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको संस्कृतिकरण से पहले के समय में जाना पड़ेगा। और उसको जानने का सबसे ऑथेंटिक स्रोत क्या है? वो पुरखा साहित्य है। जब आदिवासी दर्शन अपने मूल रूप में विद्यमान है, जो ओरल ट्रेडिशन में है, और उसको दर्ज किया गया है, उसको धीरे धीरे कई भाषाओं में संकलित और अनुदित किया गया है। क्योंकि आपके सामने ये संकट है कि इतनी आदिवासी भाषाएं इस देश में, 500 से ज्यादा आदिवासी भाषाएं जीवित है इस वक्त। अब 500 भाषाएं तो आप जान नहीं सकते, तो ट्रांसलेशन के माध्यम से आप उसके पास पहुंच सकते हैं। जैसे हिंदी में मुंडारी गीतों का एक संकलन आया, बांसुरी बज रही है। मुंडारी एक भाषा है मुंडा कम्युनिटी की। आपने और किसी का नाम नहीं सुना होगा तो अर्जुन सिंह मुंडा, उनका नाम सुना होगा, बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। तो मुंडारी भाषा के गीतों को हिंदी में संकलित करके अनुदित करके प्रकाशित किया जगदीश सुरनायत ने, जिसका नाम बांसुरी बज रही है। ये बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपी हुई किताब है। अंग्रेजी में मुंडारी गीतों का संकलन इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में फादर हॉफमैन ने किया, करीब 100 साल पहले। मैं देखा, भारत से बाहर भी जाकर मैंने देखा कि वो बड़ी सम्मानित किताब है, दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में मिल जाती है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। आजकल उसकी चर्चा कम होती है, क्योंकि हम जो आसानी से मिल जाए, जो छोटा है, इंटरनेट पे जो मिल जाए वही पढ़ते हैं। उसमें आप जानना चाहते हैं कि मुंडा दर्शन क्या है, मुंडा कैसे सोचते थे, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा मुंडारी भाषा का साहित्य क्या है और मुंडाओं का दर्शन क्या है। इसलिए जो ओरल लिटरेचर है, पुरखा साहित्य, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य। आप में से मेरे ख्याल से हर व्यक्ति इस बात से सहमत होंगे आप सब कि
कोई भी व्यक्ति अपने सबसे अच्छे अभिव्यक्ति, सबसे अच्छे ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस अपनी मातृभाषा में कर सकता है। हम जो पढ़ रहे हैं वो तो हिंदी में पढ़ रहे हैं और हिंदी में लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। ये आदिवासी लेखकों का सर्वश्रेष्ठ नहीं है। मान लीजिए आप 2-4 आदिवासी लेखकों को भी जानते हैं तो ये उनका सर्वश्रेष्ठ नहीं है। उनका सर्वश्रेष्ठ उनकी मातृभाषाओं में है। फिर से उनमें जाने के लिए आपको अनुवादों का सहारा लेना पड़ेगा, या कुछ संग्रह द्विभाषी भी प्रकाशित हुए हैं। जैसे निर्मला पुतुल ने जो अपना पहला संग्रह प्रकाशित किया तो संथाली में और हिंदी में प्रकाशित किया, नगाड़े की तरह बजते शब्द। या जसिंता केरकेट्टा को आप में से नई पीढ़ी के लोग जरूर जानते होंगे। जसिंता केरकेट्टा खड़िया भाषा की कवयित्री हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत हिंदी के साथ साथ उनका एक संग्रह है अंगोर नाम से। एक पेज में हिंदी है, सामने वाले पेज में उसी की अंग्रेजी है। तो हिंदी अंग्रेजी में प्रकाशित किया, उसका एक दूसरा संस्करण उन्होंने हिंदी जर्मन में प्रकाशित किया। एक पेज में हिंदी है, अगले पेज में उसी कविता का जर्मन संस्करण है। उनका इटालियन में भी ट्रांसलेशन हो चुका है। ऐसे वो अभी ईश्वर और आंख उनका जो नया संग्रह है। ऐसे आदिवासी साहित्य की एक प्रवृत्ति द्विभाषिक प्रस्तुति भी है। सरिता बड़ाइक की कविताएं हैं, वो भी हिंदी और मुंडारी में है। उसके माध्यम से हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो आदिवासी भाषाओं में लिखा हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उनकी मातृभाषाओं में उनकी अच्छी अभिव्यक्ति है। फिर तीसरे नंबर पर जो आता है वो गैर आदिवासी भाषाओं में रचित साहित्य। गैर आदिवासी भाषाएं कौन सी? जैसे हिंदी, जैसे अंग्रेजी, जैसे बांग्ला, जैसे तमिल, जैसे मराठी, जैसे मलयालम, जैसे असमिया। इन सब भाषाओं में भी आदिवासी लिख रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी भाषा आदिवासियों की नहीं है। ये एक पड़ोस की भाषा है। धीरे धीरे जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में उनके अंदर भी ये आकर्षण पैदा हुआ, जैसे सबके अंदर होता है कि मैं लेखक बन जाऊं, लेखिका बन जाऊं, मेरी किताब बड़ी जगह से छपे जिसको ज़्यादा लोग पढ़ सकें। पहले क्या था वहाँ पर? पहले साहित्य जीवन का हिस्सा था। साहित्य रचने के लिए एक अलग से कमरा और एक कुर्सी टेबल की आवश्यकता नहीं थी। साहित्य जिंदगी से निकलता था। ये हर आदिवासी से उम्मीद की जाती थी, या अभी भी की जाती है, कि उसको नाचना, गाना या कुछ रचना आना ही चाहिए। ये उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इसके लिए अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे सभ्य समाज में तो एक नर्तक है, एक वादक है, एक गायक है, एक लेखक है और सायास है। ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं है कि अपने आप उनको उद्बोध हुआ, वो जानबूझ करके लिखते हैं कि इससे उनको प्रशंसा मिले, पुरस्कार मिले, कहीं पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए, सम्मान मिले। तो आदिवासी लेखकों ने भी बाहरी लेखकों की तर्ज पर उनके देखा देख कि भैया देखो हिंदी में लिखते हैं तो इनकी किताब इतने लोगों तक पहुंच जाती है। हिंदी में लिखना शुरू किया, अंग्रेजी में लिखना शुरू किया। अंग्रेजी में लिखने से तो इंटरनेशनल हो जाते हैं। या जो भी समीप की भाषा है, जिसमें लिपि है, जिसमें छपाई की सुविधा है। कई भाषाओं के पास लिपियाँ भी नहीं है। बहुत सारी आदिवासी भाषाएं ऐसी जिनके पास लिपियाँ नहीं है, तो क्या करें? अब देवनागरी में लिखना है तो फिर हिंदी में ही लिख लेते हैं, मुंडारी में क्यों लिखें? या मराठी में लिख लेते हैं, या तमिल में स्क्रिप्ट भी है तो वहाँ के टोडा आदिवासियों ने तमिल में लिखना शुरू कर दिया। तो जो हम सिर्फ हिंदी के रचनाकारों को जानते हैं उसमें गैर आदिवासी, आदिवासी दोनों हैं। ये आदिवासी साहित्य का मेरे ख्याल से 10% से भी कम है, क्योंकि सबसे मुख्य तो पुरखा साहित्य है, फिर आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य, और आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य बहुत सारा है। और उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इस पर्यावरण बोध की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है जो पुरखा साहित्य है और आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य है। क्योंकि हम बड़े रिवोल्यूशनरी है और हम जब साहित्य पढ़ते हैं तो उस रिवोल्यूशन की उम्मीद वहाँ पे करने लगते हैं। खासतौर पे जब आपने फेमिनिज्म पढ़ा, दलित लिटरेचर पढ़ा, तो आप सोचते हैं कि आदिवासी साहित्य में भी ऐसा कुछ क्रांति होगी, आक्रोश होगा, विद्रोह की चेतना होगी। ये सब अपेक्षा करते हैं ना हम। कोई भी विमर्श के साहित्य से उम्मीद करते हैं कि वो उसके अंदर बड़ा एक प्रतिरोध का साहित्य है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदिवासी साहित्य मूलतः विद्रोह या आक्रोश या प्रतिरोध का साहित्य नहीं है। मूलतः वो बचाव और रचाव का साहित्य है। इस सृष्टि को बेहतर बनाने का साहित्य है। वो कैसे?
इसको वंदना टेटे अपनी किताब आदिवासी साहित्य परंपरा और प्रयोजन में लिखती है कि जब आप आक्रोश की बात करते हैं, प्रतिरोध की बात करते हैं, तो वास्तव में आप एक सत्ता को हटा करके दूसरी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। एक सत्ता से आपकी असहमति है, उसकी जगह पे आप दूसरी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो दूसरी सत्ता स्थापित करेंगे तो सत्ता ही है। यहां पे हमारे दो अलग नजरिए हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे दलित साथी ये सोचते हैं कि सत्ता सारे समाधानों की चाबी है। अगर आपको कुछ बदलाव लाने हैं, आप में से बहुत सारी लड़कियां सोचती होंगी कि मैं जब IAS बन जाऊंगी तो ये करूंगी वो करूंगी, क्योंकि पावर से सब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं, या आदिवासी दर्शन ये समझता है कि पावर कोई समाधान नहीं है, बल्कि पावर अपने आप में एक प्रॉब्लम है। क्योंकि पावर से हम अपने लिए अधिक अधिकार चाहते हैं। हम पावर किस लिए चाहते हैं? किसी के ऊपर आधिपत्य जमा सकें, किसी के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा सकें। तो ये जब आप आदिवासी दर्शन में देखेंगे, फिर आदिवासी साहित्य में देखेंगे, तो वहां पे इस पावर की आकांक्षा नहीं है। वहां पे सबके लिए थोड़ा सा आदर्शात्मक आपको लग रहा होगा, लेकिन उसके लिए मेरे ख्याल से आपको ये संग्रह पढ़ने पड़ेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहां पर प्रकृति है, लेकिन प्रकृति के बारे में ये नहीं है कि भाई तुमने मेरा पेड़ काट लिया तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। ये नहीं है कि पेड़ों की रक्षा करो, पेड़ों की सुंदरता के बारे में, फूलों की सुंदरता के बारे में। देखो ये कितना सुंदर फूल है, ये कितना सुंदर पेड़ है, इसके पत्ते कितने सुंदर हैं। आपको लगेगा ये भी कोई कविता है, ये भी कोई गीत है। हाँ, ये भी कविता है, ये भी गीत है, क्योंकि आप उस मूल्यांकन पद्धति से निकलकर देखिए, उस सौंदर्य बोध से निकलकर देखिए जिसमें आप सिर्फ क्रांति की अपेक्षा कर रहे हैं, जिसमें क्रांति हो नहीं रही, बस क्रांति की बातें हो रही हैं। तो अल्टीमेटली अगर हम इस विश्व दृष्टि के साथ में, इस दर्शन के साथ में आगे बढ़ेंगे कि दुनिया की हर चीज को बचाना जरूरी है, सिर्फ मनुष्य को बचाना जरूरी नहीं है, दुनिया की हर चीज को जो कुछ सृष्टि में है, तो मेरे ख्याल से एक ज़्यादा बेहतर नज़रिया होगा और हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी ज़्यादा न्याय कर पाएंगे और ज़्यादा न्याय की उम्मीद कर पाएंगे। अगर आप इसमें यकीन करेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट में, तो हो सकता है कुछ समय के लिए आप फिटेस्ट हो जाएं, लेकिन स्थायी नहीं हो सकते, आपका समय भी बीतेगा। इसलिए बेहतर यह है कि हम ऐसी दुनिया बनाएं जो सबके लिए हो, जिसमें सब खुशी के साथ रह सके, जो वास्तव में सुंदर हो, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे नजरिए से नहीं। जो गांधी जी कहते थे कि जब मैं कोई काम करता हूं और मुझे संशय होता है कि ये सही काम है कि गलत है, तो गांधी जी का जंतर NCERT किताबों में छपता था। तो वो कहते थे कि मैं उस सबसे कमजोर व्यक्ति को याद करता हूं जो मैं अपने जीवन में देखा है। तो मैं जो काम करने जा रहा हूं ये उसको फायदा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, तो मेरा संशय दूर हो जाता है। ये विश्व दृष्टि मेरे ख्याल से आदिवासी दर्शन में रची बसी है, आदिवासी साहित्य में रची बसी है, और काफ़ी लंबा हो चुका है। आदिवासी साहित्य के मैं कुछ एक दो उदाहरण देकर के छोड़ दूंगा। बाकी मैं आपसे निवेदन करूंगा, और मैंने इस कॉलेज की बहुत प्रशंसा सुनी है कि यहाँ के विद्यार्थी बहुत पढ़ने वाले होते हैं, तो ज़रूर आप पढ़ें खुद अपने मन से। लाइब्रेरी में से किताबें पढ़ें, ऑनलाइन भी काफ़ी सामग्री है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आजकल ऑनलाइन की ऐसी बीमारी हो गई कि किताबें देखना ही नहीं चाहते। हमारे विद्यार्थी भी, एक समय ऐसा था जब हम पढ़ते थे तो हमारे अध्यापक एक क्लास में कम से कम 10 रेफरेंस बताते थे जो अगली क्लास में पढ़कर आने होते थे। अब देखते हैं कि विद्यार्थियों को आप बताइए, वो सिर्फ वही स्रोत देखना चाहते हैं जो स्रोत ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन आप कितना पढ़ सकते हैं? आपको 200 पेज की किताब बताऊंगा, आप 50 पेज पढ़ करके छोड़ देंगे। इसलिए किताबों से भी दोस्ती बनाए रखिए। तो जब आदिवासियों की कविताएं देखें, कहानियां देखें, उपन्यास देखें, वो पर्यावरण बोध से इस कदर ओतप्रोत हैं कि वहां पर प्रकृति किसी न किसी रूप में हर जगह विद्यमान है। सिर्फ उन कविताओं में नहीं जो प्रकृति के बारे में है। जब उनको पूंजीवाद की आलोचना करनी है तब भी प्रकृति के सहारे है, जब उनको पितृसत्ता की आलोचना करनी है तब भी प्रकृति के सहारे है, जब उनको और किसी प्रकार के शोषण उत्पीड़न की आलोचना करनी है, जब कोई सुंदर चीज बतानी है,
सौंदर्य की बात करनी है तो वो सारा सौंदर्य प्रकृति में निहित है। जैसे ये शुरुआती कविता संग्रह जिसने बहुत चर्चा पाई, नगाड़े की तरह बजते शब्द, निर्मला पुतुल का, उसमें एक कविता है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। अक्सर इसमें इस संग्रह की स्त्रीवादी कविताओं की वजह से इस संग्रह की ज़्यादा तारीफ होती है। उन स्त्रीवादी कविताओं में भी आप देखें, एक कविता है उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, उसमें भी प्रकृति बार बार आई है। लेकिन इस कविता को देखें, बूढ़ी पृथ्वी का दुख, तो निर्मला पुतुल लिखती है, क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार, कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ, क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांपे किस कदर रोती हैं नदियाँ। प्रकृति, आप इस संग्रह की हर कविता को देखें तो या तो सीधे सीधे या किसी बिंब या प्रतीक के तौर पर प्रकृति हमेशा विद्यमान है, क्योंकि ये पर्यावरण बोध आदिवासी साहित्य के मूल में है। इसके बिना आदिवासी साहित्य की कल्पना नहीं कर सकते। हमेशा आदिवासी चाहते हैं, और ये आदिवासी दर्शन का मूल है कि हम अपनी डाइवर्सिटी का सम्मान करें। आज आप देख रहे हैं कि हमारे सामने दो विचारधाराएं जो बाहर से एक दूसरे की विरोधी दिखाई पड़ती है, लेकिन कुछ मामलों में बड़ी समान है। एक विचारधारा राष्ट्रवाद की है, एक विचारधारा भूमंडलीकरण की है। हमको लगता है यार राष्ट्रवाद की तो राष्ट्र से प्यार करने की बात करेंगे, भूमंडलीकरण की इसके विरोधी लगती है। लेकिन दोनों के दोनों विचार विविधता के विरोधी हैं। दोनों के दोनों विचार एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की सत्ता चाहते हैं, एक विचार की सत्ता चाहते हैं। और आदिवासी दर्शन विविधता का समर्थक दर्शन है, डाइवर्सिटी। और मेरे ख्याल से अगर हम विविधता में यकीन करेंगे तभी हम दूसरे का, हर किसी का, क्योंकि हर आदमी हमसे अलग है, या तो उसकी भाषा अलग है, उसका चेहरा मोहरा अलग है, उसके कपड़े अलग है, उसका पहनावा, उसका कुछ, उसके संस्कार अलग हैं। हम विविधताओं का सम्मान करेंगे तब हम सामने वाले का भी सम्मान कर सकते हैं और इस धरती को बचा सकते हैं। क्योंकि अब दुनिया भर के पर्यावरण सम्मेलनों में ये बात उठने लगी है कि अगर इस धरती को बचाना है तो हमको जैव विविधता को बचाना पड़ेगा। आप देखते हैं कि सरकार काउंट करती है कि अच्छा कितने टाइगर बचे हुए हैं, कितने फला जानवर बचे हैं, कितनी नस्लें खत्म हो गई हैं। एक पूरा इकोसिस्टम है, और वो इकोसिस्टम इस धरती के होने के लिए जरूरी है। अगर हम मनुष्य केंद्रित विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर 1945 में तो वो अणुबम, परमाणु बम कुछ गिरे थे, अब तो उससे बहुत बड़े बड़े हथियार बन चुके हैं। पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए मेरे ख्याल से वो एक इंद्रधनुषी दुनिया की आवश्यकता है, जो एक नया संग्रह है दिसुम का सिंगार। और इस संग्रह का जो मैं सिंगार से तात्पर्य वो प्रकृति है। दिसुम मतलब होता है देश या अपनी धरती। तो प्रकृति के जो अलग अलग इंद्रधनुषी रंग है उन्हीं से इस धरती का श्रृंगार होता है। यहाँ पे इंद्रधनुष के लिए इन्होंने बहुरंग धनुषी इस पद का प्रयोग किया है। ये सावित्री बड़ाइक का नया संग्रह है, अभी 2-3 महीने पहले ही आया है। ये कविता है उनकी, बहुरंग धनुषी धरती। तुम्हें क्यों एक रंग की धरती बनाना चाहते हो? तुम क्यों एक रंग की धरती बनाना चाहते हो? तुम क्यों धरती की छवि बदलना चाहते हो? हम चाहते हैं बहुरंग धनुषी धरती, विविधता से भरी हुई सुंदर धरती। हम जानते हैं हर रंग का महत्व है। लाल और सफ़ेद तो हमारे झंडों में है, रांगा, आर और पंडू रंग हमारे गीतों में है।
रंगों की इतनी विविधताएं धरती पर, तुमने क्यों एक रंग की धरती बनाने चाहते हो? क्यों धरती के शेष रंगों को उदास करना चाहते हो? सारंडा की आरंगा नदी होती है लौह पत्थर से लालिमा युक्त। पंडरी पानी में पानी का रंग पंडू है। रांगा माटी है हमारे लोहे की धरती पर काली माटी, काली मिट्टी की नदी का रंग शाह है। न काला कोई दिन होता है और न काला रंग अशुभ होता है। यहाँ सब शुभ है, सब सुंदर है। जंगल से हरी होती है नदी, नदी तालाब से हरे होते हैं खेत। गर्मी में समुद्र के नीले ताप को जंगल से हरे ताप से खींचते हैं, तब वर्षा होती है धारासार। एक रंग से तो न पानी बरसेगा और न धरती होगी हरी भरी और न धरती होगी बहुरंग धनुषी। बहुत बहुत धन्यवाद।